हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 3 करवाया है। तो अगर आप वह तीनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो यह प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसमें हम जो है कि सभी सब्जेक्ट से प्रश्नों को ले रहे हैं, चाहे भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, या जो है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, या जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, जितने भी सब्जेक्ट से आपके प्रश्न आते हैं सभी सब्जेक्ट को हम कवर करा रहे हैं। तो इसलिए आप वो तीनों प्रैक्टिस सेट भी देख लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट को भी चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर रोज एक प्रैक्टिस सेट जो है कि करवाते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो गैलापागोस द्वीप का नाम जुड़ा है वह किस जीव वैज्ञानिक का नाम उससे जुड़ा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स डार्विन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, अगर हम बात करें जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे वह आपके कौन बने थे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जी हाँ दोस्तों, 1947, 48, 49 में जो है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वही अध्यक्ष थे। तो इसको याद रखिएगा, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 5th है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा गया है कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस बार हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 3 में आपसे इससे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आप इसको याद रखिएगा कि जो टकला मकान मरुस्थल है यह कहाँ पर है। तो टकला मकान मरुस्थल जो है यह आपका चीन में है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चीन में टकला मकान मरुस्थल है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर कोई भी अपडेट रहती है तो वहाँ पर सबसे पहले दे दिया जाता है। और दूसरी चीज़ यह भी होता है कि अगर जो है कि कोई भी वीडियो आती है तो उसकी जानकारी दे दी जाती है, या जो है कि वीडियो कब आएगी, किस टॉपिक पे आएगी, यह सब की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होती है। तो इसलिए वहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है वह आपका लास बनोस में है। जी हाँ दोस्तों, लास बनोस में स्थित है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह सब भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो है कि आपका जो भूगोल है उससे प्रश्न आ गया कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए, अगर हम बात करें ग्रहों के गति के नियम की तो इसका जो प्रतिपादन है वह जोहान्स केपलर ने किया। जी हाँ दोस्तों, जोहान्स केपलर ने जो है वह ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है। तो देखिए, अगर हम बात करें एशियाई शेरों के आवास के बारे में तो यह जो है कि आपका कहाँ पाया जाता है, तो यह आपका पाया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, तो यह ऑप्शन में इसमें दिया नहीं गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 5th जो है इसका सही हो जाएगा। यह जो है कि कान्हा में नहीं पाया जाता, ना बांधवगढ़ में, ना ही सरिस्का में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा, तो इसलिए आप इस सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। कभी कभी पूछ देता है कि जो है आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह सब प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम राष्ट्रीय उद्यान वगैरह पर भी एक वीडियो ला देंगे। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन में नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई।
तो देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, तो वह किस में दी गई? तो वह 42वें संशोधन में। जी हाँ दोस्तों, 42वें संशोधन में वरीयता दी गई। 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार स्टार्ट किया? तो देखिए यह आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आ गया। तो जो गांधी जी थे वह दक्षिण अफ्रीका में जो आपका अखबार स्टार्ट किए थे वह इंडियन ओपिनियन स्टार्ट किए थे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओपिनियन इन्होंने स्टार्ट किया था। और गांधी जी ने अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए थे, एक टालिस्टाय आश्रम था और एक फिनिश का आश्रम था। और गांधी जी अफ्रीका से इंडिया वापस कब आते हैं? तो गांधी जी इंडिया वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह कब से मनाया जाता है? तो 2003 से हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करें पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट पर जो आपका बंदरगाह स्थित है वह आपका तूतीकोरिन भी है और पारादीप भी है। आपका जो स्थित नहीं है वह है कांडला। जी हाँ दोस्तों, कांडला स्थित नहीं है। बाकी जो है कि आपका तूतीकोरिन भी है और पारादीप भी है। कांडला आपका कहाँ पर जाता है? तो कांडला जो है वो आपका महाराष्ट्र साइड में पश्चिमी घाट पर पड़ जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? वह दी गई थी काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, फिलहाल अभी इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए इनको फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाना है? तो देखिए अगर हम बात करें जो भारत सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत जो है कि फ्री में हम लोग एलपीजी सिलेंडर देते हैं, तो वह कौन सी योजना है? तो वह आपकी उज्ज्वला योजना। आप जानते ही होंगे, आपके घर में हो सकता हो सिलेंडर हो या ना होगा, तो आपके अगल बगल जो है कि आप देखते ही होंगे उज्ज्वला वाला सिलेंडर सबके पास है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करें कि किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है, तो यहाँ पर न्यू डील जो है इसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। बाकी साइमन कमीशन का भी है, क्रिप्स मिशन का भी है, तो यह याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो देखिए अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है, तो वह आपका है मैगलन जलडमरू मध्य। जी हाँ दोस्तों, मैगलन जलडमरू मध्य जो है वह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह पूछा गया है जो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है, तो ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कहाँ पर होता है? तो ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखा जाए। अगला प्रश्न आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जी हाँ दोस्तों, पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो देखिए पहली महिला अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी वह आपकी एनी बेसेंट थी। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में आप याद रखिएगा। एनी बेसेंट जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए दूसरी महिला अध्यक्ष के बारे में तो वह आपकी सरोजनी नायडू थी। और तीसरी महिला अध्यक्ष के बारे में तो नलिनी सेन गुप्ता थी। तो इन तीनों के बारे में आप याद रखिएगा। पहली आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी, दूसरी आपकी जो है कि सरोजनी हो जाएंगी, तीसरी आपकी नलिनी सेन गुप्ता हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए आपका आ गया जो है यह आपका साइंस से है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्नलिखित में से
किसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन को जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वह किसके लिए किया गया था? तो वह आपका किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाते। जी हाँ दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो जो होमोसेपियंस मनुष्य का जो है वह वैज्ञानिक नाम होता है, तो यह किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था आपका सी लिनियस के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सी लिनियस के द्वारा जो है होमोसेपियंस नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो देखिए अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में कहाँ पर हुई थी? तो यह जो हुई थी आपका फ्रांस में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में जो लियोन्स नामक स्थान है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो फिलहाल इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 5th है वही आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन। जी हाँ दोस्तों, जॉन डाल्टन ने जो है कि द्रव्यमान संरक्षण एवं उसके स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में दिया था, जो कि अध्ययन में जो पदार्थ के अध्ययन में एक निर्णायक सिद्ध हुआ था। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। अगला प्रश्न चलिए देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो 1909 में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए जिसने यह लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यह गांधी जी की कौन सी पुस्तक थी जिसमें यह गांधी जी ने लिखा था? तो देखिए अगर हम बात करें उस पुस्तक का तो वह पुस्तक उनकी थी हिंद स्वराज। जी हाँ दोस्तों, हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा था यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी की गिरफ्तारी तरीका या आधार विधि को संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश दे सकती है। तो वह रिट कौन सी है? तो देखिए उस रिट के बारे में पूछा गया है, तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है कि अगर संतोषजनक स्थिति न होने पर जो है कि कोई स्पष्ट प्रस्ताव न होने पर छोड़ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनों के उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक थे। तो देखिए उनके नाम के बारे में अगर हम बात करें तो वह कौन थे? वह थे वंगारी मथाई। जी हाँ दोस्तों, वंगारी मथाई को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के समर्थक भी थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया? तो कांग्रेस के अंदर जो है स्वराज पार्टी का गठन जो किया था वह चितरंजन दास जी के साथ किए थे। जी हाँ दोस्तों, CR दास जी के साथ किए थे। चितरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो अगर कोई विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता हम लोग नाप रहे हैं तो कैसे नापेंगे? तो pH पैमाने से हम लोग नापते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो देखिए अगर हम बात करें जो तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ हैं, यह जो है कि आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो यह शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती वन में यह पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? तो देखिए अगर हम उसके बारे में बात करें तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत से हमारे व्यूअर ऐसे हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर कोई भी जानकारी रहती है तो सबसे पहले दे दी जाती है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रस्तुति है? तो देखिए अगर हम बात करें यक्षगान की तो यह आपका कर्नाटक का है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की लोक प्रस्तुति है यक्षगान, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला आपका है कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड का तो इसका जो दूसरा नाम है यह है क्विकलाइम। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्विकलाइम को हम लोग जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करें जो है कि राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है तो वह आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आयुष। जी हाँ दोस्तों, आयुष जो है यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है कि उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो देखिए अगर हम बात करें कि उस जल निकासी पैटर्न का नाम जहां पर नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो उसे हम लोग अच्छी बोलते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अच्छी उसको बोला जाता है। तो फ्रेंड्स आज के यह 30 प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा जिससे कि आपका अच्छे से तैयार हो जाए। और आप इस चीज़ को भी बताइएगा कि आपके इस 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, यह भी आप कमेंट करके बताया करिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।